हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन से चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। हमने सारे चैप्टर अब तक जो सीरीज में पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं चाहता था कनेक्टिविटी बनी रहे, अदरवाइज मैं फॉरेन गवर्नमेंट चाह रहा था पहले, लेकिन स्टिल 6 मार्क्स का है और 6 मार्क्स में 4 नंबर तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के ही आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गवर्नमेंट बजट बेसिकली मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसे आएंगे और कहां कहां पे गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, छोटा सा इतना स्टेटमेंट तैयार हो जाता है, उसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। देखो, पहला होता है यूनियन बजट। यूनियन बजट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि हमको ये पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल कितना है बेटा, कौन से वाला है, यूनियन बजट। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज यूनियन बजट। और ये 1 फरवरी को हर साल प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर, और प्रेजेंट करने का काम करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी हैं निर्मला सीतारमण जी। अभी हाल ही में आया था 1 फरवरी को। ठीक है बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट को बजट प्रिपेयर करने के। पहला, ग्रोथ करनी बेटा। ग्रोथ कैसे मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर से भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर से भी आएगा। पब्लिक सेक्टर को भी इनवाइट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी करेंगे। और जब ये लोग इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो ये एक्सपेंडिचर होगा, इनकम होगा, और इस माध्यम से आपकी ग्रोथ जीडीपी की वो सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। दूसरा आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब यह है कि जो भी रिसोर्सेस इकोनॉमी के अंदर है बेटा, क्या है, इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं उनको इस तरीके से यूज करना है ताकि सोशल वेलफेयर भी बनता रहे, साथ ही साथ जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं या जो प्रोड्यूसर है या जो जीडीपी है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो एग्जांपल ऐसा है, जैसे मान लीजिए टोबैको है या जो हार्मफुल चीजें होती हैं, अल्कोहल वगैरह है, इन या सिगरेट है, इन चीजों पर जो है हैवी टैक्सेशन लगाया जाए ताकि ये इनकी जो प्राइसेस है वो हैवी हो जाएगी। प्राइसेस हैवी होने से इकोनॉमी के अंदर थोड़ा इनका डिमांड कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो सोशल वेलफेयर भी हो गया, समाज का कल्याण भी हो गया। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजों को प्रमोट कर सकती है हमारी गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से, बजट में मनी को एलोकेट करके, पैसों को एलोकेट करके। जैसे खादी जो बनाने वाला हो उसको ये बोल सकती है कि हम आपको जो है सब्सिडीज देंगे, आप खादी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, और इससे होगा ये कि सोशल वेलफेयर के साथ साथ इकोनॉमी को अपनी एक्सेलरेशन भी मिल जाएगी। और यही तो बजट का पर्पस है। ठीक है। और तीसरा आता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में भी आया था 2023-23 के बोर्ड में। इनइक्वालिटी, इनकम जो है वो भारत के यहाँ अजीब है। देखो, भारत है तो बहुत बढ़िया, बहुत, हमारा देश बहुत बढ़िया है, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा है। अमीरों के पास पैसा बहुत है, गरीबों के पास बिल्कुल नहीं है। तो अमीरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए, जिसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेस कहते हैं। इनकम बढ़ती रहे, उनका टैक्स लगातार बढ़ता रहे। और जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं वो जो है वो पुअर सेक्शन पे एटलीस्ट ना लगाया जाए। इससे होगा ये कि जब ज्यादा से ज्यादा टैक्स आप रिच पे लगाओगे तो रिच पैसा आएगा, अमीरों से पैसा आएगा, और उस पैसे को आप सब्सिडीज के रूप में पुअर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी हमारी उनको दीजिए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। ये तीसरा पर्पस हुआ। इनइक्वालिटी भी इससे समाप्त हो जाएगी। चौथा है बेटा बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इसका मतलब ये होता है कि जो रूरल सेक्टर है वहां पर काफी ऐसी जगह होती है जहां पर इकोनॉमी जो है वो सही तरीके से बेसिकली स्टैग्नेंट पोजीशन में होती है, रेंगती है, वो अपने तरीके से काम नहीं करते। जैसे अर्बन सेक्टर है वो तो अच्छे से काम करेगा, वहां की जीडीपी बहुत बेहतर होती है, लेकिन वहां का क्या, जहां पे रूरल है वहां के लोगों की इकोनॉमी, वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। और ऐसी पोजीशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने बजट के माध्यम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश कर सकती है, इन्वाइट कर सकती है प्रोड्यूसरों को, प्राइवेट प्रोड्यूसर स्पेशली, कि आप आइए इस क्षेत्र में बिजनेस कीजिए, फैक्ट्री ओपन कीजिए, और जब ऐसा होगा तो फिर ऑटोमेटिकली वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा। और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बस यही तो चाहिए, और अपने आप ही जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और जो बैलेंस है रीजनल एरियाज में इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन को लेकर वो भी बैलेंस होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, अब हम समझते हैं कि जो रिसीट्स आते हैं और जो एक्सपेंडिचर की हमने बात की थी उसमें रिसीट्स में पूरी ब्रॉड इंफॉर्मेशन क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिसीट। भारत सरकार को कहां कहां से कैसे कैसे ये रिसीट्स आने की एक्सपेक्टेशन होती है। ब्रॉडली 2 प्रकार के एक्सपेक्टेशन है बेटा। पहला होता है रेवेन्यू रिसीट। क्या नाम है बेटा? रेवेन्यू रिसीट। और सेकंड वाले का नाम है कैपिटल रिसीट।
ठीक है सर। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात यहां पे जरा एक समझो चीज, अगर हम लोगों के पास कोई इनकम आने की एक्सपेक्टेशन है तो या तो हमारी एसेट्स घटती है या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, करेक्ट? या तो हम कोई चीज अपनी बेच रहे होंगे, एसेट को सेल कर रहे होंगे और उसके माध्यम से इनकम आ रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि एसेट कम हो रही है। या फिर हम कोई उधार ले लें, बोरोविंग्स वगैरह ले लें, तो ये लायबिलिटी बढ़ा देगा। इन्हीं के माध्यम से हमारे पास रिसीट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, करेक्ट है? लेकिन बेटा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ना इसको कुछ फर्क पड़ता, ना इसको कुछ फर्क पड़ता, मतलब ना इसमें कोई चेंज आता है और ना ही इसमें कोई चेंज आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये जो रिसीट हुआ, इस तरीके की जो रिसीट हुई जहां पर ना तो एसेट्स को और ना ही लायबिलिटी को चेंज किए बिना वो इनकम आने वाली है, वो रेवेन्यू आने वाली है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। ठीक है बच्चों? तो यहां पे आप एक चीज क्या लिखेंगे, साथ ही साथ लिखते रहें, इधर हम लिखेंगे नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी, ठीक है, नॉर रिड्यूस एसेट। ठीक है? तो एक तो ये चीज हो गई आपकी कि ना तो लायबिलिटी को ये क्रिएट करेगी और ना ही एसेट को रिड्यूस करेगी, मतलब ना तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना ही एसेट घटेगी। तो इस तरीके की रेवेन्यू रिसीट होती है। रेवेन्यू रिसीट में भी दो प्रकार की रिसीट आती है, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं ऐसे। अब रेवेन्यू रिसीट में भी ब्रॉडली दो तरीके की बात है, एक है बेटा टैक्स रिसीट और एक है नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्सेबल रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट, एक ही बात है। तो टैक्स रिसीट में अगर हम देखें बेटा तो दो प्रकार से भारत सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है। एक आता है डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से पैसा, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा होता है बच्चा? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आराम आराम से समझो बेटा एक एक चीज। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जिसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, मींस जिस पर लगा उसी को पे करना है, मतलब जिस पर बर्डन है इंपैक्ट भी उसी पर ही पड़ेगा। जैसे मैं इनकम कमा रहा हूं और कोई व्यक्ति इनकम कमा रहा है, किसी के पास प्रॉपर्टी है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स है, कोई वेल्थ टैक्स है, इसको पहली बात तो ये कि जिसके ऊपर ये पड़ेगा उसी को पे करना पड़ेगा। इसका मतलब कि शिफ्ट करने का कोई यहां ऑप्शन है नहीं। इट मींस कि डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर पड़ी उसी को देना पड़ेगा। एक तो इस माध्यम से सारा पैसा आता है, इसमें एग्जांपल आप लिख लीजिए, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है बच्चों, या कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनीज के ऊपर लगता है। ठीक है बेटा, ऑलराइट। इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि जिसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा भैया, और बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो होता है अपना जीएसटी, नाम सुना ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? ये वो टैक्स होता है जो अल्टीमेटली बर्डन किसी पर पड़ता है और उससे इंपैक्ट किसी पर पड़ रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, या मैं रेस्टोरेंट में गया, या मैंने कोई सर्विसेज ली, उसमें होगा क्या कि जब मैं सर्विसेज लूंगा अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है जो मुझे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस रेंडर करने वाला होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट में जाए और वो सर्विस टैक्स को सबमिट करे। लेकिन करते क्या है वो लोग, मेरे से ही लिया तो जो क्लाइंट से वो फी ले रहे हैं उसी फी के माध्यम में अपना जीएसटी भी ऐड कर रहे हैं। मतलब 100 रुपए का सपोज मैंने कोई सर्विस लिया, 18 रुपए उसमें ऐड होगा, कितना हुआ 118। ये 118 जो है वो मेरे से प्राइसेस के रूप में ही ले लेगा, जबकि बनता तो 100 रुपीज था। तो क्या किया उन लोगों ने, वो मेरे से ही अल्टीमेटली ले लिया। इट मींस कि उन्होंने अपने ऊपर जो आया हुआ टैक्स का बर्डन था वो मुझ पर शिफ्ट कर दिया। अल्टीमेटली कंज्यूमर को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, जो फाइनल अल्टीमेट डेस्टिनेशन का यूजर होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है नॉन टैक्सेबल बेटा। तो रिसीट में हमने टैक्स रिसीट पढ़ लिया, टैक्सेबल रिसीट कहां से आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्सेबल रिसीट के अंदर बेटा सबसे पहली चीज होती है फी। हमको बताया बेटा बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओ उसकी फी लगती है। स्कूल में जब बच्चे 10th का 12th का आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, उसकी फी आप दे रहे हो। ये अल्टीमेटली वो पैसा है जो भारत सरकार के पास रिसीट के रूप में पहुंचती है। उन्हें पता ही होने वाला है, उन्हें ये भी पता है कि रिकरिंग इन नेचर है, मतलब रेवेन्यू रिसीट जो है वो कोई ऐसा नहीं कभी कभी होगा, ये रोज ही रोज आना ही है इन लोगों को। ठीक हो गया। इसके बाद फी क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा आता है फाइन। अच्छा, फाइन्स का मतलब सर ट्रैफिक में जा रहे हैं, थोड़ा सा लाइसेंस नहीं है
थोड़ा सा क्या लाइसेंस है ही नहीं ठीक है। और ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं है, जैसे मान लीजिए हेलमेट ही पहना या किसी भी तरीके का कोई आपने लॉ को वायलेट कर दिया, और लॉ को वायलेट करने पर आपको जो जुर्माना पे करना पड़ेगा, जो फाइन पे करनी पड़ेगी, वो भी सरकार की नॉन टैक्सेबल रिसीट के अंदर कंसीडर होती है। ठीक है तो फी हो गया, फाइन्स हो गया। एट बेटा एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये मैं पहले ही बता दूं। एस्टीट किसे कहते हैं? एस्टीट उसे कहते हैं बेटा, जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई कानूनी वारिस नहीं है, उसका कोई संपत्ति लेने वाला है नहीं, ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे उसका कोई नहीं है, वो व्यक्ति मर गया, बिना वसीयत बनाए, बिना विल बनाए वो चला गया। ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, उसको अपने पास रख लेती है। ठीक है, और जो पैसे रख लेती है वो भी क्या एक प्रकार का नॉन टैक्सेबल रिसीट ही है। ठीक है, दूसरा होता है स्पेशल असेसमेंट, एक और होता है। ठीक है, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है और वहां पे प्लॉट वगैरह बिक रहे हैं। ठीक है, प्लॉट बिकेगा तो प्लॉट की वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख रुपीज है, लेकिन उसके इर्द गिर्द एयरपोर्ट बना दिया, रोड, डैम, ब्रिज वगैरह वगैरह सारी कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने कर दी, तो गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के कारण उसकी जो वैल्यू 1 लाख की थी अब वो हो गई 10 लाख की। तो ये जो 10 लाख की वैल्यू हुई है, गवर्नमेंट कहती है कि सुनो भाई, हमारी वजह से आपकी जो लैंड की वैल्यू वो एप्रिशिएट कर गई, तो जरा अब इसका हमें कुछ ना कुछ पैसा दीजिए। तो जो पैसा लिया जाता है दैट इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। हो गया बच्चों क्लियर? तो आपने एक फी, फाइन्स, एस्टीट वगैरह वगैरह कर लिया। एक बेटा और कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन या ग्रांट भी भारत सरकार को मिलती है, गवर्नमेंट को मिलती है। कैसे? अभी हमको पता है कि जब पीएम केयर फंड था, जब कोविड चल रहा था तो पीएम केयर फंड खुला, कई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने डोनेशंस का वेबसाइट वगैरह दे देती हैं और उस पर हम लोगों को पे करना होता है, हम लोगों को डोनेशन देनी होती है। कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस केसेस में भी लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का वो भी एक प्रकार का रिसीट है जो डोनेशन है, या उसको हम लोग ग्रांट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टैक्सेबल रिसीट है। बेसिकली आपने पूरा पढ़ लिया रेवेन्यू रिसीट, और इसमें की कोई भी एक ऐसा एग्जांपल नहीं है जिसमें या तो लायबिलिटी बनती हो या एसेट कम होता है, बिल्कुल नहीं। नीदर और नॉर, ये बात याद रखना है बच्चों। रेवेन्यू के अंदर क्या करना है? रेवेन्यू नीदर नॉर, ये बात ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? ठीक है। और इसका फिर क्या है? कैपिटल रिसीट का क्या है? कैपिटल, ये कैपिटल है। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। भैया ये तो सीईओ लिख दिया। हाँ बेटा, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि या तो एसेट रिड्यूस होगी या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी। अब जो मैंने कहा या तो ये ई का मतलब हुआ ईदर एसेट विल रिड्यूस और लायबिलिटी विल इंक्रीज। अब इस केस में इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हो गया कैपिटल, ये हो गया ईदर, ये हो गया और। तो याद रखने के लिए, एक मेमोरी रिटेंशन के लिए आपको काम आ सकता है। अब इस केस को जरा समझते हैं। तो बच्चों, कैपिटल रिसीट जो है वो 3 तरीके से रिसीट्स को लेती है, और इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या होता है? रिकवरी ऑफ लोन्स। क्या बच्चा? रिकवरी ऑफ लोन्स। इसका मतलब कि हमने जिसको लोन दिया होगा, गवर्नमेंट ने जिसको भी लोन दिया होगा, उससे रिकवर हो जाए। अब अगर रिकवर होगा तो लायबिलिटी के हम ना भी करें तो एसेट जो है वो पहले क्या थे हमारे, हमको पैसे मिलने वाले थे तो एसेट बढ़ी हुई थी। अब क्योंकि पैसे मिल गए या लोन रिकवर हो गया, इसका मतलब एसेट कम हो जाएगा, और एसेट का कम होना या फिर लायबिलिटी का बढ़ना, ये बेसिकली किसकी सिंबल है, ये किसकी निशानी है? वो है कैपिटल रिसीट की। ठीक है। दूसरा होता है कि हम लोग बोरोविंग ले। जब भी हम लोग बोलूं, आप ये समझिए मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अपन अभी गवर्नमेंट का मानेंगे खुद को। ठीक है। बोरोविंग कहां से लेते हैं? देखो, बोरोविंग लेते हैं या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेंगे, गवर्नमेंट आरबीआई से ले सकती है क्योंकि आरबीआई उनका बैंक होता है। दूसरा जो है वो हम लोगों से लेती है जनरल पब्लिक के रूप में, या अपने सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शन में सारा कुछ पड़ा हुआ है। और तीसरा जो है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लेती है। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कौन कौन आ सकता है भैया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आ सकता है, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, वहां से लिया जा सकता है। तो जब भारत सरकार बोरोविंग लेगी, उस माध्यम से भी इनके पास जो रिसीट आएगा दैट विल बी नोन एज कैपिटल रिसीट, क्योंकि उससे उनकी लायबिलिटी बढ़ रही होती है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है बेटा? तीसरे नंबर पे आते हैं,
देखो, रिकवरी ऑफ लोन्स और बोरोविंग हो जाए, इसके बाद तीसरी जो चीज हो सकती है वो है अदर। क्या होगी बेटा? अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स में जो सबसे पहला नाम आता है बच्चों वो है डिसइन्वेस्टमेंट। किसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से देखना है इसको मैं जरा समझाऊं आराम से। डिसइन्वेस्टमेंट क्या चीज है? डिसइन्वेस्टमेंट से भारत सरकार के पास पैसा कैसे आता है? भारत सरकार के पास जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है किसी पब्लिक सेक्टर में, और उस पब्लिक सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट के कुछ हिस्से को, कुछ पोर्शन को जब वो बेच देती है तो उसका एसेट क्या होता है? एसेट क्या होगा? कम हो जाएगा। और एसेट कम होने से जो इनके पास पैसा आएगा सरकार के पास, उसे कहते हैं ये डिसइन्वेस्टमेंट की गई है। और डिसइन्वेस्टमेंट फाइनली फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा डिसइन्वेस्टमेंट, और इसके माध्यम से जो पैसा आया भारत सरकार के पास, दिस इज नोन एज कैपिटल रिसीट। तो ये तीनों चीजें आपकी समझ में अब आ गई होंगी। कैपिटल रिसीट होने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने रिसीट्स को तो पूरा पढ़ लिया, पर अब हम पढ़ना चाहते हैं अपने एक्सपेंडिचर को। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे एक साल के दौरान, वो कहां कहां पे करने वाले हैं, ब्रॉडली उसको भी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले का नाम हुआ रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा हुआ कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस से पहले हम लोग समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है। जैसे रेवेन्यू रिसीट था, उसका एकदम ऑपोजिट करना है। देखो, जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, या तो हम अपनी एसेट को बढ़ाने के लिए करते हैं या अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए करते हैं। हम किसी को पेमेंट क्यों देंगे? हम इसलिए पेमेंट देंगे, या तो मैं कोई एसेट खरीद रहा हूंगा तब या तो मैं अपनी पेमेंट करूं, या फिर मैं कुछ ना कुछ लायबिलिटी को अपनी कम करने की कोशिश करूं। मैंने जो बोरोविंग्स ले रखी हैं, उन बोरोविंग्स पे जो इंटरेस्ट वगैरह है, या उन बोरोविंग को मुझे वापस करना है, तो उससे लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ही मैं एक्सपेंस करूंगा। फिर वही बात, पर कुछ ऐसे भी एक्सपेंडिचर होते हैं जहां इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन, नीदर और नॉर। क्या बताया था आपको? आर एन, बोलो बच्चों मेरे साथ, आर एन एन बोलो। हाँ, करेक्ट। चलो, और इसका क्या है? इसका तो भैया सी क्या था, ये या फिर ये? हाँ भैया, ये तो याद आ गया एकदम से, सीईओ। अच्छा, ये मेमोरी रिटेंशन के लिए एग्जाम में मत लिखाना बच्चों। चलो, आरएनएन के केस में जरा समझो कि देखो, या ना तो यहां पर एसेट बढ़ेगी, ना लायबिलिटी कम होगी, उसके बावजूद भी पेमेंट होगी। कैसे? समझो। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भारत सरकार में कई सारे एम्प्लॉय है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सैलरी देनी पड़ेगी, उन लोगों को बोनस देना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट वगैरह जो बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्या आप उसको ये कह सकते हो कि बोरोविंग ही खत्म हो जाएगी? नहीं ना। आपको अगर मान लीजिए आप किसी सरकार ने 1 लाख रुपए ले भी लिए, चलिए बहुत छोटे सा एग्जांपल है, 1 लाख रुपए ले भी लिए, 10% देना है, तो क्या 10% के ब्याज देने से 1 लाख रुपए कम हो जाता है? 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, दैट इज नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या नाम बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक हो गया? मुझे बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाते हुए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट, ये सारे, या फिर ना ग्रेचुइटी वगैरह भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस की, कैपिटल एक्सपेंसेस का अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि भारत की सरकार ने रीपेमेंट कर दिया, उधार लिया था दूसरे देशों से या फिर आरबीआई से, उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब जब उसको वापस कर दिया तो क्या लायबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी के कम होने से जो पैसा आ रहा है, दैट इज नोन एज, जो पैसा जा रहा है सॉरी, वो कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है बेटा कि जब भी लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्च किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, किसके? लैंड एंड बिल्डिंग पे, या फिर ब्रिज बनाया जाए, या फिर गवर्नमेंट जो है वो रोड बना रही हो, या गवर्नमेंट जो है वो डैम बना रही हो, है ना, ये जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसीलिए कंसीडर होते हैं क्योंकि इनसे बेसिकली एसेट क्रिएट हो रहा होता है, एसेट बढ़ रहा होता है। और अगर एसेट बढ़ेगा
और उस पर जो खर्चा किया जा रहा है और उस वजह से जो किया जा रहा है, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंसेस। ये पूरा आपका टॉपिक यहां पर हो गया। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 को लेकर, जहां पर हम सीखेंगे कि हमने रिसीट समझ लिया, हमने एक्सपेंडिचर समझ लिया, तो क्या बजट का डेफिसिट क्या होता है, बजट में नुकसान क्या होता है, या उसके सरप्लस बजट क्या होते हैं, या बैलेंस क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने प्यारे प्यारे, और बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर सकता है। थैंक यू।